Hello everyone, welcome to my channel. मुस्कान मकरारिया. So आज दिल्ली एडिशन द हिंदू 5 सितंबर 2023. So आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं. हम बढ़ते हैं अपने बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की ओर. हमारा पहला आर्टिकल है चाइनीज प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड दिल्ली G20 समिट. ये न्यूज में बताया गया है कि रिसेंटली इंडिया होस्ट करने वाला है 8 to 9 सितंबर G20 समिट को. वो तो अभी डिस्कशन चल ही रहा है, लेकिन इसमें अभी ये बोला गया कि ये कयास लगाई जा रही थी कि चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को में शामिल होगा या नहीं होगा. इसको पता चल गया है कि चाइनीज प्रेसिडेंट दिल्ली G20 समिट में नहीं आएंगे. लेकिन जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया गया कि मिस्टर सी जिनपिंग की अब्सेंस क्यों होगी और उनकी जगह पर फॉरेन मिनिस्टर प्रीमियर ली क्वांग विल अटेंड द मीटिंग. बीजिंग होप्स द ग्रुपिंग विल राइज अप टू द चैलेंजेस फेसिंग ग्लोबल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट टाइम G20 समिट को स्किप करेंगे प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, लेकिन उनकी स्किप करने का कोई रीजन अभी सामने नहीं आया है. लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स और फॉरेन डिप्लोमेट्स का कहना है हो सकता है जो G20 समिट में ना आने का कारण उनका LAC 2020 से चलने वाला वाद विवाद हो सकता है. इन दो सी जिनपिंग एंड मिस्टर मोदी की मुलाकात रिसेंटली साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई, लेकिन कोई बायलैटरल फॉर्मल मीटिंग ना होने के कारण ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन ही रहा दोनों के बीच में. यहीं पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि G20 समिट को वर्ल्ड इकोनॉमी में जो रिसेंट प्रेशर एंड चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनको मेन एजेंडा के रूप में रखना चाहिए, जिससे स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप बिग चैलेंजेस को होस्ट कर सके, ना कि छोटे मोटे चैलेंजेस को. ऐसा उनका कहना है. बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर. ये आर्टिकल है एडिटोरियल सेक्शन का. टीयर्स अपार्ट वन नेशन वन इलेक्शन मिलिटेट्स अगेंस्ट फेडरलिज्म. रिसेंटली रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया वन नेशन वन इलेक्शन के लिए. तो इसमें ऑथर बोल रहा है कि ये हमारे फेडरलिज्म फीचर्स के अगेंस्ट जा सकता है और जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में टीयर्ड गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बना है उसको भी वायलेट कर सकता है. आइए देखते हैं कैसे. इसमें बोला गया कि मल्टी टीयर गवर्नेंस सिस्टम सच एज वन इन इंडिया, दैट इज आर्टिकल 1 में बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, जहां पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पीपल्स को अलाउ करती है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का और टीयर बेस्ड अप्रोचेस रखने का, जिससे कि उनकी इस ईच स्पेसिफिक नीड को कैटर किया जा सके. आगे ये बताया गया कि डिमार्केशन प्रॉपरली किया गया है. मीन्स अपने यहाँ 3 लेवल की गवर्नमेंट सिस्टम रहता है, लोकल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड सबसे ऊपर रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसमें ये बोला गया. उन्होंने ये भी बताया कि कुछ एक्सेप्शन कैसे कहे जा सकते हैं, लाइक आंध्र प्रदेश एंड सिक्किम, जहां पर असेंबली के इलेक्शन मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन पार्लियामेंट्री पोल से मैच कर सकते हैं. लेकिन ये उन्होंने कहा ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि उनका टाइम पीरियड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड सेम माना गया. फिर उसको आगे बढ़ाकर उन्होंने बोला गया कि अगर ऐसा हुआ तो जो कमेटी की रेफरेंस है कि टू एग्जामिन एंड रिकमेंड इफ द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पर्पस ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन रखने की बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा कि नहीं हो. लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी खड़ा है कि यह करने के लिए स्टेट से रेटिफिकेशन जरूरी है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है. लेकिन आप देखोगे कि अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन साइमल्टेनियसली करवा रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन के साथ, तो आप
उनकी स्टेट्स की 50% मीन्स हाफ ऑफ द स्टेट्स शुड रेटिफाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, otherwise it clearly violates federalism concept in our Indian democratic system. दूसरी बात, it also advanced a motive that would curtail many assembly much before their scheduled tenure. ऐसा कहा गया कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन रखा गया तो बहुत सारे असेंबलीज जिनका टेन्योर खत्म भी नहीं हुआ होगा, उनको अपने शेड्यूल टेन्योर से पहले ही डिसॉल्व होना पड़ेगा। इसमें ऐसे ऑथर बोल रहा है कि हाँ ठीक है, हमने मान लिया कि आप साइमल्टेनियस इलेक्शन की बेनिफिट्स की बात कर रहे हो, तो हमको ऐसे कोई भी एक ऐसी कंपैरेटिव स्टडी अभी तक शो नहीं हुई है जो कि ये बता सके कि सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग साइमल्टेनियस इलेक्शन रखने के साथ हो सकती। मीन्स लोगों का कहना था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएंगे तो हमारी कॉस्ट सेविंग इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स में कम रहेगी, सिक्योरिटी रीजन से भी कम रहेगी, लेकिन ऐसे कोई स्टडी बता ही नहीं रही है। लाइक आप एग्जांपल देखोगे, मैंने कल ही आपको बताया था, कल या परसों की बात है कि स्वीडन एंड साउथ अफ्रीका में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसी कोई स्टडी कंडक्ट नहीं कराई गई है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि कॉस्ट सेविंग हो रही है। सो ऑथर ने ये बोला है। उसके बाद में बोला द कॉस्ट इनकर्ड इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन आर नॉट एसेंशियली वेस्टफुल। उन्होंने बोला मान लिया कि अलग अलग इलेक्शन होता है, लेकिन आप इसको वेस्टफुल कंडीशन मीन्स इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर कहोगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के साथ साथ मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर फ्लरिशिंग। आसपास आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो आसपास भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंगेज होती है, मीन्स फ्लरिश होती है। Election for different level will allows voter to hold their representative accountable. अगर अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होंगे तो वहाँ जो वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी बात रखने के लिए, उनकी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए अकाउंटेबल रख सकते हैं। देयर स्पेसिफिक ग्रीवांसेस विल बी नोटेड डाउन। लेकिन अगर आप एक साथ उनको करवा दोगे तो हो सकता है उनकी ग्रीवांस रेसल हो ही ना। फिर इसके बाद ऑथर बोल रहा है दोज इन सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी हु आर कमिटेड टू इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर शुड आर्ग्यू फॉर सेपरेशन ऑफ द लोकसभा। सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी मीन्स एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, इन सबको साथ में आना पड़ेगा ये बात रखने के लिए कि सेपरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन एंड दैट ऑफ द असेंबली इलेक्शन शुड बी सेपरेटेड एज द कैंपेन इशू एंड डेमोक्रेटिक चॉइसेस पैरी करती है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली डिबेट भी चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और मैंने आपको कल ही एक पूरा होल बेस्ड आंसर भी बताया है। उसमें आपको ये अपने मेंस एस्पेक्ट से आपको एक नोट्स बनाने होंगे, उसमें ये जो एडवांसमेंट हो रहा है रिसेंट इस केस को लेकर आपको उसमें नोट डाउन करने पड़ेंगे, और काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शन वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इम्पोर्टेंट है आपके GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। शो इमर्जिंग कंट्रीज नीड वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन। सबसे पहले तो ये आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है GS3 क्लाइमेट चेंज को लेकर। दूसरी बात, ये GS1 में आपके एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी के अंदर विमेन्स, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक टॉपिक बन सकता है कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग द वुमेन्स वल्नरेबल कंडीशन। So इसमें बोला गया जेंडर इक्वालिटी एनवायरमेंटल गोल्स आर मैच्योरली रिइंफोर्सिंग एंड क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल दैट विल हेल्प एक्सेलरेट द अचीवमेंट ऑफ द SDG। उन्होंने बोला है कि आपको SDG गोल को कंप्लीट करना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, तो आपको जेंडर इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल गोल्स को साइमल्टेनियसली लेकर चलना पड़ेगा। इसमें ये बोला है क्लाइमेट चेंज एक दुनिया के इस टाइम के ग्लोबल चैलेंजेस, बिगेस्ट ग्लोबल चैलेंज जिसका इफेक्ट लोकेशन के बेस पर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर एंड जेंडर के बेस पर वेरी करेगा। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है कि इन 2030 अराउंड 2.2% ऑफ टोटल वर्किंग आवर्स वर्ल्ड वाइड विल लॉस्ट हाई टेम्परेचर से। लगभग जो टोटल वर्किंग आवर्स है, मान लो अगर आपके 8 घंटे भी अगर आप ग्लोबली काम करते हैं तो उसका 2.2% इसकी कमी करके फिर टोटल वर्किंग आवर्स माने जाएंगे,
और लगभग 80 मिलियन फुल टाइम जॉब्स की प्रोडक्टिविटी लॉस होगी। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इस डाटा को आप कोट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, प्रोडक्टिविटी को लेकर। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी हाईलाइट की कि वुमेन्स आर कंसीडर्ड टू बी हाईली वल्नरेबल एंड डिस्प्रोपोर्शनली affected by the climate change than men in the climate change scenario. Women in developing and less developed countries, especially in low-income areas, are more vulnerable to climate change because of their dependence on natural resources, labor-intensive work for their livelihood. आपने देखा होगा साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज में आपने देखा होगा विमेंस डिपेंडेंस बहुत रहता है किन चीजों पर? नेचुरल रिसोर्सेज के कलेक्शन पर, हाँ, लेबर इंटेंसिव लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर पर, जो उनकी लिवलीहुड को अफेक्ट डालेगी। Women are more likely to live in poverty than men, which is just one of several socio-economic and cultural barriers that makes them more susceptible to the effect of the climate change. इसको आगे बढ़ाते हुए ऑथर ने बोला है, the burden of ensuring access to clean water. रिसेंटली आपको पता ही है कि जो विमेन्स है ना, उनको वाटर मतलब पानी ले जाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। क्लीन वाटर के एक्सेस के लिए एडुकेट कूलिंग फ्यूल्स एंड फूड फॉर देयर फैमिली उनको अवेलेबल नहीं है बहुत सारी कंट्रीज में, इवन इंडिया में भी उतने अच्छे से नहीं है। उसके बावजूद क्योंकि गवर्नमेंट ने उज्ज्वल स्कीम वगैरह ये स्कीम चलाई है, इनके बावजूद उनको क्लीन फ्यूल नहीं मिल पा रहा, क्लीन वाटर की एक्सेस नहीं हो पा रहे। तो सोचिए क्लाइमेट चेंज की कंडीशन आने पर क्या क्या प्रॉब्लम होगी, स्पेशली विमेंस को। वुमेन इन लो इनकम कंट्रीज इंगेज इन क्लाइमेट लेबर इंटेंसिव। ILO की रिपोर्ट अगर आप देखोगे कि over 60% of the working women in Southern Asia, South African are still agriculture dependents when they are often underpaid and overworked. Despite being the backbone of the food production system, women own only about 10% of the land used for farming. फार्मिंग में जितनी ऑल ओवर वर्ल्ड में लैंड यूज होता है उसका मात्र 10% ही वुमेन्स होल्ड करती है एज ऑनरशिप राइट। और आप देखोगे कि जो बैकबोन कही जा रही है एग्रीकल्चर सिस्टम की विमेंस को कहा जाए। वहीं आप देखोगे कि एक मैकलाइजर रिपोर्ट है, स्टडी है, वो हाईलाइट करती है that 1.2 बिलियन क्लाइमेट रिफ्यूजी बाय 2050 तक लगभग 12 करोड़ क्लाइमेट रिफ्यूजी अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट मोस्ट 80% ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड बाय द क्लाइमेट रिफ्यूजी, जो बोला गया है ना कि 1.2 बिलियन क्लाइमेट रिफ्यूजी, उनमें अराउंड 80% तो विमेन्स ही बोली जा रही है। इसको हाईलाइट करने के लिए राइटर ने बोला है कि इन नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2015 में, तो उसमें बोला गया कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ये फाइंड किया कि विमेन्स को ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ा आफ्टर द अर्थक्वेक ऑफ 2015 इन नेपाल। सोच सकते हो कितनी वल्नरेबल सिचुएशन होगी। रिस्क ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड डिक्रीज एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एसेंशियल हेल्थ services such as sexual and reproductive health care and psychological supports are just gender specific issues women face. तो अभी आप देखोगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है विमेन्स। एक तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर, एक जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर, एजुकेशन के स्टेटस को लेकर, एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज, ये सारे वुमेन्स फेस कर रही हैं इन द प्रेजेंट सिनारियो। आगे इसमें हाईलाइटेड पोर्शन में बोला गया है कि चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स एंड मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। देयर इफेक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, food security fall disproportionately on these pupils who already face significant challenges in the obtaining resources, expertise, and technology. Invest in women's education and training. Climate change is also linked to women's inequality, which could be pushed into poverty by 2050. Means climate change हो रहा है, उससे क्या क्रिएट होगा? women's inequality, gender inequality. उससे क्या होगा? पॉवर्टी लाइक सिचुएशन आएगी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रिस्क एंड फूड इन्फ्लेशन इम्पैसिंग वुमेन्स इनइक्वालिटी, जो फर्दर एस्केलेट कर देगी, बढ़ा देगी। इन्वेस्टमेंट इन वुमेन्स एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज आर एसेंशियल इफ वी आर टू बी रेजिलिएंट टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें ऑथर
एक सॉल्यूशन के रूप में बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कहाँ पर, विमेंस की एजुकेशन में, उनकी ट्रेनिंग में, उनको रिसोर्सेज एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर सके उसमें, अगर हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करना हो तो। इसमें आगे उन्होंने बताया कि एक सेवा फाउंडेशन है जिसके फाउंडर इला भट्ट थी, जिनका रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। सेवा फाउंडेशन ने तो ये एक इनिशिएटिव लॉन्च भी कर दिया गया है जहाँ पे विमेन्स फार्मर्स को क्लाइमेट चेंज से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड उसको कैसे टैकल करेंगी, से सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग दी जा रही है फॉर बेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। मीन्स क्लाइमेट चेंज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को वल्नरेबल ना कर दे, उस हिसाब से कैसे कैसे उनको चेंज होना पड़ेगा इन एग्रीकल्चर फील्ड में, ये बोला गया। Women's participation in climate policy decision making at all levels is crucial for effective climate change mitigation and adaptation strategy as well as getting decent employment. One such program in South Asia is Gender and Climate Change Development Program. ये program के बारे में बोला, Gender and Climate Change Development Program, which aims to increase women's influence in policy making by providing them with a stronger voice. Means एक स्ट्रॉन्गर वॉइस के रूप में उनकी बात रखी जाए, पॉलिसी मेकिंग में उनको भी तरजीह दी जाए, ये बोला गया है। लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क में ऑथर ने बोला है, वी कैन से दैट डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्री अर्जेंटली नीड वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन। तो जैसे कि हमने बताया कि ये आपकी GS3 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, दूसरी बात विमेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है सिक्योरिटी पर्पज से ठीक है, इंपॉर्टेंस तो ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना पड़ेगा कि एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है त्रिशूल करके, जिसको ऑर्गेनाइज कर रही है वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विंग की। द एक्सरसाइज विल बी पॉज फॉर अ फ्यू डेज कोइंसाइडिंग G20 समिट जो अभी चल रही है उसके उपलक्ष्य में इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। इसमें ये भी बोला है कि ये एक्सरसाइज करने का उद्देश्य ये बोला गया कि लद्दाख में जो ईस्टर्न लद्दाख में एलिशी क्राइसिस हुई थी 2020 में, उसको आगे रखकर किया गया है। और फ्रॉम इट्स फोकस फ्रॉम द पाकिस्तान टू चाइना एंड IAF हैज मेंटेन हाई टेम्पो ऑफ ऑपरेशन। चाइना रिलीज, और इसमें ये बोला रिसेंटली आपने देखा चाइना ने 2023 स्टैंडर्ड मैप करके अपना एक मैप ऑफ चाइना दिखाया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चिन को उसने अपना पार्ट माना, जिसके अगेंस्ट में फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्रोटेस्ट भी किया। सो इसमें ये ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं, यहाँ पर आप ये देखेंगे त्रिशूल एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, तो ये UPSC के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगी, बस इतना सा आपको देखना है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है CJI आस्क्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने बोला कि पिटिशनर इफ आर्टिकल 370 इज अवर बेसिक स्ट्रक्चर है अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। रिसेंटली क्या है हुआ कि पिटिशनर्स ने जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया उसके अगेंस्ट में पिटिशन फाइल की, तो उसमें टेक्निकल टर्म्स में और जिसको हेड किया उन्होंने कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट ने। मिस्टर सिब्बल, इनका करंट आर्गुमेंट ये कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट अप्लाई टू द आर्टिकल 370 एज अ स्पेशल प्रोविजन। इसी के अगेंस्ट DY चंद्रचूड़ ने बोला कि आप ये 370 आर्टिकल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन और अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 से ऊपर मानते हो क्या। तो वही सिब्बल सीनियर एडवोकेट मिस्टर सिब्बल ने बोला that neither the court nor the petitioner had to advise the union government on how to abrogate Article 370. The call to repeal the constitutional provision was a political process, बोला है। The solution was political, process was political, all agenda was political, according to him. The government has said till recently labored to convince the court that it had not violated the procedure under the Article 373 to abrogate the constitutional provision. That president had plenary power to repeal Article
37। एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल ने बोला इट इज अ sui generis यूनिक पावर गिवन ओनली टू दिस आर्टिकल टू द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इट इज neither a constitutive or legislative or executive power but has a flavor of all three। तो इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या कि मिस्टर सिब्बल ने बोला व्हाई डिड दे चेंज द टर्म कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द स्टेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन द प्रोविजो ऑफ द आर्टिकल 370 ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर 370 को एब्रोगेट करने के प्रेसिडेंट के पास नहीं पावर होते तो उनको चेंज करने के दौरान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर को चेंज करके लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंज क्यों करना पड़ा। इनफैक्ट आर्टिकल 370 लिमिट्स द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। उन्होंने यहाँ तक बोला। तो ज्यादा आर्टिकल इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है, पर हाँ क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसको एब्रोगेट तो कर दिया, अब कुछ होने से तो रहा नहीं। बस हाँ थोड़ा सा आप सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि रिसेंट स्टेटस इसका क्या है, कौन किस आर्टिकल कौन सा वायलेट हो रहा है, क्या अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ये सब। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल नो डील अंटिल वेस्ट मीट्स मॉस्कोस डिमांड्स। मिस्टर पुतिन का कहना है रशियन प्रेसिडेंट कि अगर जब तक वेस्टर्न साइड उनकी डिमांड्स को मीट नहीं करती है तब तक मॉस्को कोई भी डील इंगेज नहीं करेगी। ये देखिए टर्कीज प्रेसिडेंट एर्डोगन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन who wanted to revive the agreement of grain exports black grain डील आपने सुना ही होगा। तो इस डील में क्या होता था कि बेसिकली यूक्रेन जो है ना वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट ग्रेन का है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज उस पर डिपेंडेंट है। तो रशिया ने क्या किया था, जो हमारा ब्लैक सी है उसकी कंट्रोल कर लिया। अब जो एक्सपोर्ट करने का सिनारियो है यहाँ से यहाँ उसको रोक दिया। तो प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन की ये डिमांड है कि हमारी जब तक सैंक्शन को हटाया नहीं जाए, रशिया की डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक वह ब्लैक ग्रेन डील को फिर से जारी नहीं करेंगे। देखो ये यहाँ पर ब्लैक सी अमिड्स द would not be restored until the West meet the demand agriculture export. Russia refused to extend the deal in July, complaining that the parallel agreement promised to remove the obstacle to Russian exports of food fertilizer had not been. उन्होंने बोला कि हमने जैसे जुलाई से पहले हमने ये ब्लैक ग्रेन डील को हमने जारी किया था, लेकिन ये सैंक्शन नहीं हटाए गए थे, इसलिए उन्होंने जुलाई में इस डील को लागू नहीं किया, जिससे रशिया के इंश्योरेंस सेक्टर को, उनकी शिपिंग इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर ट्रेड को बहुत सारा नुकसान भी फेस करना पड़ा। जैसे कि आपको यहाँ पता है यूक्रेन और रशिया मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट, barley, sunflower and other goods that developing nation rely on. Under the deal, so that 57% of the grain from the Ukraine went to developing countries, with the top destination being China. Mr. Putin said on Monday that Russia was close to the finalizing agreement to provide free grain to 6 African countries, जिनमें से कौन-कौन है? बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, इरिट्रिया एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जो G20 समिट इंडिया की प्रेसिडेंट में मिस्टर पुतिन नहीं आ रहे हैं, उसका रीजन ये भी हो सकता है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल, CBDC सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी कैन मेक पेमेंट अक्रॉस बॉर्डर एफिशिएंट, ऐसा हमारे RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कहना है। उन्होंने बोला कि फास्टर एंड चीपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज के लिए, जो कि बेनिफिट करेगा पीपल अक्रॉस बॉर्डर। उन्होंने बोला कि अभी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही क्रॉस बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट के लिए, वो इनसफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन सच पेमेंट्स रिमेन्स अ चैलेंज। हाई कॉस्ट, अभी रिसेंटली की सिचुएशन बता रहे हैं वो कि हाई कॉस्ट, लो स्पीड, लिमिटेड एक्सेस एंड इनसफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी रिमेन्स द चैलेंज। लेकिन अगर इसको सुलझाना हो
तो सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको एक पेमेंट को एफिशिएंट मोड पर ले जा सकती है। ऐसा इन्होंने G20 टेक स्प्रिंट फिनाले 2023 में बोला है। CBDC can play an important role in making cross-border payment cheaper, faster, and more secure. उन्होंने बोला कि अगर इसके साथ ही लोकल करेंसी जो यूज होगी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, वो इमर्जिंग कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज को जो ग्लोबल शॉक लगते हैं या फिर मैनिपुलेशन होता है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होता है, उनसे बचाएगी और डेवलपमेंट करेगी लोकल फॉरेक्स एंड कैपिटल मार्केट्स। सो ये आपका आर्टिकल, पहली बात तो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई की क्या क्या इनिशिएटिव हैं जो यूपीएससी पूछती है, क्या करंट में डेवलपमेंट है वो भी पूछती है। और GS3 में आप देखोगे एक आपका रहता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक टॉपिक है, उसमें ये सीबीडीसी एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक की नजर में आता है। यूपीएससी पूछ भी सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी अभी नया नया इमर्जिंग हो रहा है कॉन्सेप्ट सीबीडीसी, जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक के तहत आएगा और इसका ऑनर, इसकी अकाउंटेबिलिटी आरबीआई की ही रहेगी। सो थैंक यू। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो 5 सितंबर 2023 का, सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर करिएगा। बाय बाय।